हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं अपर्णा ज्ञान मंच पर आपका स्वागत करती हूँ। आज जो हम आपके लिए क्लास लेकर आए हैं वो क्लास है आदिकाल की। आज इस पूरी क्लास में हम बात करेंगे कि आदिकाल क्या है, इसके कितने साहित्य हैं और इन साहित्यों को कितने भागों में बांटा गया है। इन सब के बारे में संपूर्ण जानकारी करेंगे आज हम अपनी इस क्लास में। तो चलिए आगे बात करते हैं। हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को आदिकाल कहा जाता है। हिंदी साहित्य के आरंभिक समय की रचनाएं साहित्य के विकास के अध्ययन के लिए अत्यंत आवश्यक हैं, परंतु अधिकांश आदिकालीन ग्रंथों का उपलब्ध न होना, प्रामाणिकता में संदिग्धता, काल निर्धारण में सामंजस्य न बिठाना आदि कठिनाइयों के साथ साहित्य के विद्वानों आचार्यों द्वारा व्यवस्थित धारणा बना लेना बहुत ही कुशलता का कार्य है। इसमें क्या कहा गया कि हिंदी साहित्य का जो आरंभिक काल है वही आदिकाल कहा जाता है। हिंदी साहित्य के आरंभिक समय की रचनाएं साहित्य के विकास के अध्ययन के लिए अत्यंत आवश्यक हैं। क्या अत्यंत आवश्यक है? आरंभिक काल के समय की जो रचनाएं हैं वो रचनाएं ही हमारे साहित्य को आगे बढ़ाने के लिए अत्यंत आवश्यक है। उन रचनाओं के ही माध्यम से हम अपने साहित्य को लेकर आगे की ओर बढ़े। परंतु अधिकांश आदिकालीन ग्रंथों का उपलब्ध न होना, क्या बताया गया है कि अधिकांश आदिकालीन ग्रंथ उपलब्ध नहीं थे, प्रामाणिकता में संदिग्धता थी, काल निर्धारण में सामंजस्य नहीं बिठा पाना आदि कठिनाइयों के बावजूद भी साहित्य के विद्वानों आचार्यों द्वारा व्यवस्थित धारणा बना लेना बहुत ही कुशलता का कार्य है। हिंदी साहित्य का आदिकाल, जिसे वीरगाथा काल, चारण काल, सिद्ध सामंत युग, बीजवपन काल, वीर काल आदि अनेक संज्ञाओं से विभूषित किया गया है। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि आदिकाल या वीरगाथा काल, आधुनिक काल को जो नए नए नाम दिए गए हैं, किसने कौन सा नाम दिया उन सब के बारे में। तो ये वही है कि हिंदी साहित्य का आदिकाल जिसे भिन्न भिन्न नाम दिए गए हैं, जैसे वीरगाथा काल, चारण काल, सिद्ध सामंत युग, बीजवपन काल, वीर काल आदि अनेक संज्ञाओं से विभूषित किया गया है। हिंदी का सबसे बड़ा विवादग्रस्त काल यही रहा है। कौन सा? आदिकाल जो है वो हिंदी का सबसे बड़ा विवादग्रस्त काल रहा है। इस काल में एक तरफ संस्कृत के ऐसे बड़े बड़े कवि उत्पन्न हुए जिनकी रचनाएं संस्कृत काव्य परंपरा की चरम सीमा पर पहुंच गई, तो दूसरी ओर अपभ्रंश के कवि उत्पन्न हुए जो अत्यंत सरल एवं सहज भाषा में अत्यंत संक्षिप्त शब्दों में अपने मार्मिक भाव प्रकट कर रहे थे। क्या बताया गया कि जो हमारा आदिकाल है जिसके अलग अलग नाम हैं, जैसे वीरगाथा काल, चारण काल, सिद्ध सामंत युग, बीजवपन काल, वीर काल आदि अनेक संज्ञाओं से विभूषित किया गया, मतलब आदि अनेक इसके नाम दिए गए। लेकिन हिंदी का सबसे ज्यादा विवादग्रस्त काल या विवादग्रस्त काल भी यही रहा है। क्यों रहा है? इस काल में एक तरफ तो संस्कृत के ऐसे बड़े बड़े कवि उत्पन्न हुए जिनकी रचनाएं संस्कृत काव्य परंपरा की चरम सीमा पर पहुंच गई थी। साथ ही साथ दूसरी ओर क्या हुआ कि अपभ्रंश के कवि उत्पन्न हुए जिन्होंने अत्यंत सरल एवं सहज भाषा में अत्यंत संक्षिप्त शब्दों में अपने मार्मिक भाव प्रकट किए या प्रकट कर रहे थे। वस्तुतः इस काल में जहां एक और सिद्ध, नाथ और जैन साहित्य का निर्माण हुआ, जिसे धर्माश्रय प्राप्त होने के कारण वह फूलता फलता रहा। क्या बताया गया कि आदिकाल में कौन कौन से साहित्य थे? आदिकाल में हमारे जैन साहित्य, सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य। तो सबसे पहला कौन सा था? सिद्ध, फिर नाथ और फिर जैन साहित्य। ये तीनों क्या हैं? ये आदिकाल के साहित्य हैं। आदिकाल के अन्य और भी हैं साहित्य जिनको अलग अलग खंडों में बांटा गया है, लेकिन जो सिद्ध, नाथ और जैन साहित्य ये भी आदिकाल के साहित्य है। वहां दूसरी ओर राजस्थान के चारण कवियों द्वारा चरित काव्य भी
रचे गए। क्या बताया गया इसमें कि इस काल में जहाँ एक और सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य और जैन साहित्य का निर्माण हुआ, जिसे धर्म आश्रय प्राप्त होने के कारण वो फलता फूलता रहा, वहीं दूसरी ओर क्या हुआ, दूसरी ओर राजस्थान के चारण कवियों द्वारा रचित काव्य भी रचे गए, जिन्हें राजाश्रय मिलने के कारण वह प्रशंसा का विषय बना। देखो, सिद्ध, नाथ और जैन साहित्य जो थे वो कैसे थे, वो धर्माश्रय प्राप्त होने के कारण फलते फूलते रहे। और दूसरी तरफ क्या हुआ कि जो राजस्थान के चारण कवि थे, उनके द्वारा जो रचित काव्य रहा है, और उनको क्या हुआ, राजाश्रय मिलने के कारण वह प्रशंसा का विषय बने। परंतु इस काल में इन दोनों काव्य धाराओं से भिन्न लोक साहित्य की भी रचना हुई। क्या हुआ कि जो भक्तिकालीन काव्य हमारे रहे, सिद्धनाथ और जैन साहित्य, और दूसरी तरफ क्या था, चारण कवियों के जो रचित काव्य थे, जिनको राजाश्रित काव्य कहा जाता है या राजाश्रय मिलने के कारण प्रशंसा का विषय बने रहे। इसके साथ ही साथ क्या हुआ कि इस काल में इन दोनों काव्य धाराओं से एक अलग लोक साहित्य की भी रचना हुई। वह क्या हुआ, लोकाश्रित होने से सुरक्षित न रह सका। अनेक कारणों से यह साहित्य लुप्त सा हो गया। इससे इतना अवश्य ज्ञात होता है कि आदिकाल में लोक साहित्य भी लोक प्रचलित रहा है। आदिकालीन सभी साहित्य को प्रवृत्तियों के आधार पर निम्न रूपों में वर्गीकृत किया जा सकता है। अब आदिकालीन साहित्य को कितने रूपों में वर्गीकृत किया गया और उनके कितने खंड किए गए, इसमें पूरा हम पढ़ेंगे। सबसे पहले आदिकालीन साहित्य। कौन सा साहित्य? आदिकालीन साहित्य। आदिकालीन साहित्य को कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में। कितने? 3 भागों में। कौन कौन से वो भाग थे? पहला था धार्मिक साहित्य, दूसरा लौकिक साहित्य, तीसरा रासो साहित्य, जिसे हम और किस नाम से जानते हैं? वीर काव्य के नाम से जानते हैं। जो रासो साहित्य थे उनमें क्या था? उनमें राजाओं की वीरता का वर्णन था, वीरता का यशोगान हुआ था, उनके यश का गान हुआ था रासो साहित्य में। और जो सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, जैन साहित्य, ये कैसे हैं? धार्मिक साहित्य हैं। इनमें धर्म से जुड़ी बातों के बारे में जाना गया था। आदिकालीन साहित्य को कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में बांटा गया। वो 3 भाग कौन कौन से थे? धार्मिक साहित्य, लौकिक साहित्य और रासो साहित्य। फिर हम आगे बात करते हैं कि रासो साहित्य, धार्मिक साहित्य को कितने भागों में बांटा गया? किसको? धार्मिक साहित्य को। तो धार्मिक साहित्य को कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में। कितने? 3 भागों में। कौन कौन से? सिद्ध साहित्य। कौन से? सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य और जैन साहित्य। कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में। सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य और जैन साहित्य। ये थे हमारे धार्मिक साहित्य। फिर आगे कौन सा था? लौकिक साहित्य। कौन सा? लौकिक साहित्य। लौकिक साहित्य को कितने भागों में बांटा गया है? लौकिक साहित्य को पूरे 8 भागों में बांटा गया है। कितने भाग थे लौकिक साहित्य के? लौकिक साहित्य के 8 भाग थे। कौन कौन से? पहला था ढोला मारूरा दूहा, दूसरा बीसलदेव रासो, तीसरा वसंत विलास, चौथा राउलवेल, पांचवा उक्त व्यक्ति प्रकरण, छठा वर्ण रत्नाकर, सातवां खुसरो का काव्य और 8वां रहा है विद्यापति पदावली। लौकिक साहित्य को कितने भागों में बांटा गया? 8 भागों में। कितने? 8 भागों में। और वो कौन कौन से भाग थे? पहला भाग था ढोला मारूरा दूहा, दूसरा बीसलदेव रासो, तीसरा वसंत विलास, चौथा राउलवेल, पांचवा उक्त व्यक्ति प्रकरण, छठा वर्ण रत्नाकर, सातवां खुसरो का काव्य और 8वां विद्यापति पदावली। ये लौकिक साहित्य के भाग रहे हैं। अब तीसरा कौन सा है? रासो साहित्य।
कौन सा? रासो साहित्य। ये तीनों किसके हैं? आदिकालीन साहित्य को कितने भागों में बांटा गया था? 3, धार्मिक, लौकिक और रासो साहित्य। तो धार्मिक साहित्य को 3 भागों में बांटा गया था, वो पढ़ चुके। लौकिक साहित्य को 8 भागों में बांटा गया, वो पढ़ चुके। और तीसरा आदिकालीन साहित्य का तीसरा कौन सा खंड था? रासो साहित्य। तो रासो साहित्य को कितने भागों में बांटा गया, अब हम उसके बारे में जानेंगे। रासो साहित्य का पहला है खुमान रासो। इसको कितने भागों में बांटा गया? कुल इसको 6 भागों में बांटा गया। कितने? 6 भागों में। पहला कौन सा था? खुमान रासो। दूसरा परमाल रासो। तीसरा हमीर रासो। चौथा विजयपाल रासो। पांचवा बीसलदेव रासो। छठा हमारा पृथ्वीराज रासो। तो रासो साहित्य को 6 भागों में बांटा गया, और वो कौन कौन से थे? खुमान रासो, परमाल रासो, हमीर रासो, विजयपाल रासो, बीसलदेव रासो, पृथ्वीराज रासो। तो आदिकालीन साहित्य को कितने भागों में बांटा गया, एक बार फिर से देख लेंगे। आदिकालीन साहित्य को 3 भागों में बांटा गया। वो 3 भाग कौन कौन से हैं? वो है धार्मिक साहित्य, लौकिक साहित्य और रासो साहित्य। फिर धार्मिक साहित्य को कितने भागों में बांटा गया? उसको पुनः 3 भागों में बांटा गया, सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य और जैन साहित्य। फिर कौन सा था? लौकिक साहित्य। लौकिक साहित्य को कितने भागों में बांटा गया? 8 भागों में। कौन कौन से? पहला है ढोला मारूरा दूहा, दूसरा बीसलदेव रासो, तीसरा वसंत विलास, चौथा राउल वेल, पांचवा उक्त व्यक्ति प्रकरण, छठा वर्ण रत्नाकर, सातवां खुसरो का काव्य और 8वां है विद्यापति की पदावली। फिर हम आगे बात करेंगे रासो साहित्य की, जो आदिकाल का तीसरा साहित्य है। कौन सा? रासो साहित्य। रासो साहित्य में क्या होता है? रासो साहित्य में होता है कि जो राजा होते थे उनकी वीरता का वर्णन किया जाता था, इस वजह से उन्हें रासो साहित्य कहा गया, और दूसरा नाम इसी वजह से उसे वीर काव्य दिया गया, क्योंकि इसमें राजाओं की वीरता का गुणगान होता था, वीरता की प्रशंसा की जाती थी। तो कौन कौन से थे रासो साहित्य के? 6 भाग थे। कौन कौन से? पहला था खुमान रासो, दूसरा परमाल रासो, तीसरा हमीर रासो, चौथा विजयपाल रासो, पांचवा बीसलदेव रासो, छठा था पृथ्वीराज रासो। तो ये आदिकालीन साहित्य के भाग थे, जिनको इतने इतने खंडों में बांटा गया है। आदिकालीन साहित्य के बारे में समझ में आया। फिर हम आगे बात करेंगे कि जो धार्मिक साहित्य है उसके जो 3 खंड हैं, सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य और जैन साहित्य, ये क्या होते हैं? सिद्ध साहित्य के अंतर्गत क्या आता है या क्या होता है ये? नाथ साहित्य क्या है? जैन साहित्य क्या है? इसके बारे में हम जानेंगे। तो चलिए बात करते हैं सिद्ध साहित्य की। सिद्ध साहित्य क्या है? पहला कौन सा है? सिद्ध साहित्य। क्या होता है ये? इसमें है कि भारतीय साधना के इतिहास में 8वीं सदी में सिद्धों की सत्ता देखी जा सकती है। क्या कहा गया? कि भारतीय साधना के इतिहास में 8वीं सदी में सिद्धों की सत्ता देखी जा सकती है। सिद्ध परंपरा का जन्म बौद्ध धर्म की घोर विकृति के फलस्वरूप माना जाता है। क्या कहा गया? कि सिद्ध परंपरा का जो जन्म है, जहाँ से इसकी शुरुआत हुई, वो कहाँ से मानी जाती है? कि जो बौद्ध धर्म की घोर विकृति के फलस्वरूप माना जाता है सिद्ध साहित्य का जन्म। बुद्ध का निर्माण, आज क्या बताया गया कि जो बुद्ध का निर्माण है वो 483 ईसा पूर्व में हुआ। इनके निर्माण के लगभग 45 वर्ष तक बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का खूब प्रचार हुआ। इस धर्म की विजय दुंदुभी देश तथा विदेश में बजती रही। विजय दुंदुभी का मतलब इस धर्म की जो जीत थी या इस धर्म का जो प्रचार प्रसार था वो देश विदेश तक, परंतु आगे चलकर इस धर्म के अनुयायियों में कतिपय सैद्धांतिक और साधनात्मक प्रश्नों को लेकर मतभेद आरंभ हो गया।
क्या हुआ इसमें कि जो आगे चलकर इसी धर्म के जो अनुयायी थे उनमें क्या हुआ कि सैद्धांतिक और साधनात्मक प्रश्नों को लेकर मतभेद शुरू हो गया। ईसा की प्रथम शताब्दी में बौद्ध महायान तथा हीनयान दो शाखाओं में विभाजित हो गया। क्या बताया गया कि ईसा की प्रथम शताब्दी में, किसमें, प्रथम शताब्दी में बौद्धयान कितने भागों में बट गया? जो ईसा की प्रथम शताब्दी में बौद्ध महायान तथा हीनयान दो शाखाओं में विभाजित हो गया हमारा बौद्ध धर्म। वो कौन सी? बौद्ध महायान और हीनयान। महायान बड़े रथों के आरोही थे और हीनयान छोटे रथों के आरोही थे। महायान में व्यवहारिकता की प्राधान्य रहा। क्या बताया गया कि महायान में व्यवहारिकता ही प्रधान रही है, जबकि हीनयान में सिद्धांत पक्ष का प्राधान्य रहा है। हीनयान में सिद्धांत पक्ष देखे गए और जो हमारा महायान था उसमें व्यवहारिकता का प्राधान्य रहा है, या व्यवहारिकता ही सर्वश्रेष्ठ रही है। इनमें महायानी लोक निर्माण के समर्थक थे। क्या था? इनमें जो महायानी लोक निर्माण के समर्थक थे और हीनयानी व्यक्तिगत साधना के समर्थक थे। क्या बताया गया है कि महायान में लोक निर्माण का समर्थन था और हीनयान में व्यक्तिगत साधना का समर्थन था। महायान वाले अपने रथ में ऊंचे नीचे, छोटे बड़े, गृहस्थी, सन्यासी सबको बैठाकर निर्वाण तक पहुंचाने का दावा करते थे, लेकिन हीनयान केवल विरक्त और सन्यासियों को आश्रय देता था। तो ये हीनयान और महायान के अंतर है। महायान में क्या था कि महायान का जो जीवन था वो सरल था, लेकिन महायानियों ने मठों और विहारों के निर्माण पर जोर दिया। क्या कहा कि जीवन तो इनका सरल था, लेकिन इन्होंने मठों और विहारों के निर्माण पर जोर दिया, जिसके कारण स्त्रियों और गृहस्थों के लिए मोक्ष का द्वार खोल दिया। इसी कारण अधिक से अधिक लोग उसकी ओर आकृष्ट होने लगे। स्वर्ण और सुंदरी हेयोग से उसमें भ्रष्टाचार का प्रवेश हो गया। जादू टोना और मंत्राचार बढ़ने लगे। मंत्र के इस महत्व एवं प्रचार के कारण महायान में क्या बताया गया कि इसका जो जीवन था वो सरल तो था, लेकिन क्या था कि मठों और विहारों के निर्माण पर जोर दिया गया, जिसकी वजह से स्त्रियों गृहस्थ के लिए मोक्ष के द्वार खुल गए। और धीरे धीरे यही कारण हुआ जिसकी वजह से इसमें भ्रष्टाचार का प्रवेश हो गया, जादू टोना और मंत्राचार बढ़ गए। और इस महत्व क्या हुआ कि मंत्रों के इस महत्व एवं प्रचार के कारण महायान यंत्रयान बन गया। क्या बन गया? यंत्रयान बन गया। सातवीं शताब्दी के आसपास मंत्रयान से एक अन्य उपयान निकला। क्या हुआ? पहले क्या था? महायान। महायान से यंत्रयान कैसे बना? यंत्रयान ऐसे बना कि पहले क्या हुआ कि इनका जो जीवन था वो तो बहुत सरल था, लेकिन इनमें मठों एवं विहारों को बनाने पर ज़्यादा जोर दिया गया, जिसकी वजह से गृहस्थ एवं स्त्रियों के लिए मोक्ष का द्वार खुल गया। और यही कारण हुआ कि मोक्ष का द्वार खुला और जादू टोना और मंत्राचार बढ़ गए। धीरे धीरे यही सारी चीज़ें क्या हुई? भ्रष्टाचार का कारण बन गई। और मंत्राचार बढ़ने के कारण जो महायान था वो यंत्रयान में बदल गया। महायान से क्या हो गया? यंत्रयान। और धीरे धीरे क्या हुआ? यही जो मंत्रयान है, सातवीं शताब्दी के आसपास यही मंत्रयान एक अन्य उपयान से निकला, अन्य उपयान के नाम से निकला, जिसे क्या नाम दिया गया? वज्रयान या सहजयान कहते हैं। तो वज्रयान या सहजयान कैसे बना, या महायान से मंत्रयान कैसे हुआ, ये समझ में आया। फिर क्या है? कंचन कामिनी के योग से मंत्रयान की लोकप्रियता बढ़ चुकी थी और उसमें व्यभिचार भी बढ़ रहा था। धीरे धीरे कामपरक भावनाओं को सैद्धांतिक और दार्शनिक रूप देने की चेष्टा की गई। क्या हुआ कि धीरे धीरे जो सैद्धांतिक जो
उसमें जो भ्रष्टाचार फैला उसको सैद्धांतिक और धार्मिक नाम देकर उसकी चेष्टा बढ़ा दी गई। वज्रयान में क्या था, पंचम कारों में बंध गया था। वज्रयान पंचम कारों में बंध गया था। कौन कौन से? मंत्र, मध, मैथुन, मांस एवं मुद्रा वज्रयान के मूल आधार बन गए थे। ये जो पंचम कार हैं यही वज्रयान के आधार बन गए थे। इस प्रकार वज्रयान में यौन संबंधों की स्वच्छंदता को बढ़ावा दिया गया, समाज पर इसका दूषित प्रभाव पड़ा। इस तरह बौद्ध धर्म महायान, यंत्रयान, वज्रयान आदि में विभक्त होता हुआ क्रमशः पतोन्मुख होता गया। इसमें क्या हुआ कि धीरे धीरे ये पतन की ओर जाने लगा। क्यों जाने लगा? उसका कारण था कि इसमें जादू टोना, मंत्राचार, स्त्रियों के लिए जो मोक्ष के द्वार का खुल जाना, ये सभी चीजें क्या हुई कि इन भ्रष्टता फैलाने लगी और बहुत जो हमारा सिद्ध साहित्य है वो धीरे धीरे पतन की ओर जाने लगा। तंत्रों मंत्रों द्वारा सिद्धि चाहने वाले सिद्ध कहलाए। क्या कहलाए? जो तंत्र मंत्र के द्वारा सिद्धि चाहने वाले थे वो सिद्ध कहलाए। ये सिद्ध वज्रयानी अथवा सहजयानी ही थे। कौन थे? वज्रयानी अथवा सहजयानी ही थे। वज्रयानी सिद्धों ने अपने मत प्रचार के लिए जो साहित्य लिखा कितनी है? 84 है, जिनमें 23 सिद्धों की रचनाएं उपलब्ध होती हैं। प्रत्येक सिद्ध के नाम के पीछे पा शब्द खड़ा हुआ है। क्या? जितने भी सिद्ध थे उनके नाम के पीछे पा शब्द जुड़ा है। जैसे सरहपा हिंदी के प्रथम सिद्ध माने जाते हैं। कौन? सरहपा। उनका दोहा कोश ग्रंथ विख्यात है। तो क्या है, हिंदी के जो प्रथम सिद्ध कवि थे वो कौन थे? सरहपा थे। सरहैया नहीं है यहाँ पर, सरहपा है। सरहपा हिंदी के प्रथम सिद्ध माने जाते हैं और इनका ग्रंथ कौन सा था? दोहा कोश, जो सबसे ज्यादा विख्यात है। इसके अलावा सबरपा, डोम्बिपा, लुइपा, कुकुरपा, मुंडरपा, शांतिपा, वाड़पा आदि क्या थे? सिद्ध कवियों में भी आदिकालीन सिद्ध साहित्य को समृद्ध बनाने में अपना अपना योगदान दिया था। लेकिन जो सबसे प्रथम सिद्ध कवि थे वो सरहपा थे, जिनका ग्रंथ क्या था? दोहा कोश था, जो सबसे ज्यादा विख्यात था। इन सिद्धों ने अपने गृहस्थ जीवन पर बल दिया। इसके लिए स्त्री का सेवन संसार रूप विषय से बचने के लिए था, जिनके स्वाभाविक भोगों में प्रवृत्ति के कारण सिद्ध साहित्य में भोग में निर्वाण की भावना मिलती है। जीवन की स्वाभाविक प्रवृत्तियों में विश्वास के कारण इन सिद्धों का सिद्धांत पक्ष सहज मार्ग कहलाया। क्या था कि इसमें गृहस्थ जीवन पर बल दिया गया। इसके लिए स्त्री का सेवन संसार रूप विषय से बचने के लिए था। क्या कहा गया इसमें? कि जो स्त्री का सेवन है वो संसार रूप विषयों से बचने के लिए है। जीवन के स्वाभाविक भोगों में प्रवृत्ति के कारण सिद्ध साहित्य में भोग में निर्वाण की भावना मिलती है। सिद्ध साहित्य में क्या कहा गया कि जो स्त्री सेवन है या इसकी वजह से निर्वाण की भावना मिलती है। जीवन की स्वाभाविक प्रवृत्तियों में विश्वास के कारण इन सिद्धों का सिद्धांत पक्ष सहज मार्ग कहलाया। इसी में क्या है, सिद्ध साहित्य का मूल्यांकन करते हुए, क्या सिद्ध साहित्य का जो मूल्यांकन किया किसने? डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने। तो उन्होंने क्या कहा कि सिद्ध साहित्य का महत्व इस बात में बहुत अधिक है कि उससे हमारे साहित्य के आदि रूप की सामग्री प्रामाणिक ढंग से प्राप्त होती है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने क्या कहा कि सिद्ध साहित्य का महत्व इस बात में बहुत अधिक है कि उससे हमारे साहित्य के जो आदि रूप की सामग्री है वो प्रामाणिक ढंग से प्राप्त होती है।
चारणकालीन साहित्य तो केवल मात्र तत्कालीन राजनीतिक जीवन की प्रतीक्षाया है। यह सिद्ध साहित्य के शताब्दियों से आने वाली धार्मिक और सांस्कृतिक विचारधारा का स्पष्ट रूप है। संक्षेप में, जो जनता नरेशों में स्वेच्छाचारिता, पराजय या पतन से त्रस्त होकर निराशावाद के गर्त में गिरी हुई थी, उसके लिए इन सिद्धों की वाणी ने संजीवनी का कार्य किया। अब हम आगे बात करेंगे कि सिद्ध साहित्य की विशेषता का क्या है। अभी तो हमने ये पढ़ा कि सिद्ध साहित्य क्या है। अब आगे बात करेंगे कि इसकी विशेषताएं क्या है, कौन कौन सी विशेषता है इसकी। सिद्ध साहित्य की विशेषताओं के बारे में बात करेंगे। सिद्ध साहित्य अपनी प्रवृत्ति और प्रभाव के कारण हिंदी साहित्य में विशेष महत्व रखता है। इन सिद्धों ने अपने संप्रदाय के अनेक सिद्धांतों का दिग्दर्शन करने वाले साधना परक साहित्य का निर्माण किया। सिद्ध साहित्य की समान प्रवृत्तियां कुछ इस प्रकार हैं, जैसे पहली क्या है कि जीवन में सहजता और स्वाभाविकता में दृढ़ विश्वास। सिद्धों की पहली विशेषता क्या है सिद्ध साहित्य की, कि जीवन की सहजता और स्वाभाविकता में दृढ़ विश्वास। सिद्ध कवियों ने अपने जीवन की सहजता और स्वाभाविकता में दृढ़ विश्वास व्यक्त किया है। अन्य धर्मों के अनुयायियों ने अपने जीवन पर कई प्रतिबंध लगाकर जीवन को कृत्रिम बनाया था। विशेषकर कनक कामिनी को साधना मार्ग की बाधाएं मानी थी। विभिन्न कर्मकांडों में साधना मार्ग को भी कृत्रिम बनाया गया है। सिद्धों ने इस सभी कृत्रिमताओं का विरोध कर जीवन की सहजता और स्वाभाविकता पर बल दिया। तो सिद्ध साहित्य की पहली विशेषता क्या है कि जीवन की सहजता और स्वाभाविकता में दृढ़ विश्वास। दूसरी है गुरु महिमा का प्रतिपादन। दूसरी क्या है, गुरु महिमा का प्रतिपादन। सिद्धों ने गुरु महिमा का क्या किया है, गुरु महिमा का पर्याप्त वर्णन किया है। सिद्धों के अनुसार गुरु का स्थान वेद और शास्त्रों से भी ऊंचा है। सरहपा से कहा है कि गुरु की कृपा से ही सहज आनंद की प्राप्ति होती है। गुरु के बिना कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। जिसने गुरु उपदेश का अमृतपान नहीं किया, वह शास्त्रों की मरुभूमि में प्यास से व्याकुल होकर मर जाएगा। सिद्ध साहित्य की दूसरी विशेषता है कि गुरु की महिमा का प्रतिपादन। तीसरा है बाह्य आडंबरों और पाखंडों की कटु आलोचना। क्या है इसमें, बाह्य आडंबरों और पाखंडों की कटु आलोचना की गई है। सिद्धों ने पुरानी रूढ़ियों, परंपराओं और बाह्य आडंबरों, पाखंडों का जमकर विरोध किया। इसीलिए इन्होंने वेदों, पुराणों, शास्त्रों की खुलकर निंदा की है। वर्ण व्यवस्था, ऊंच नीच और ब्राह्मण धर्मों के कर्मकांडों पर प्रहार करते हुए सरहपा ने कहा है, ब्राह्मण ब्रह्मा के मुख से पैदा हुए थे, अब तो वे भी वैसे ही पैदा होते हैं जैसे अन्य लोग, तो फिर ब्राह्मणत्व तो कहाँ रहा। यदि कहा कि संस्कारों में ब्राह्मणत्व होता है, तो चांडाल को अच्छे संस्कार देकर ब्राह्मण को नंदी बना देते। यदि आग में घी डालने से मुक्ति मिलती है, तो सबको क्यों नहीं डालने देते। होम करने से मुक्ति मिलती है तो यह पता नहीं, लेकिन धुआं लगने से आंखों को कष्ट जरूर होता है। तो जो सिद्ध साहित्य थे, उन्होंने बाह्य आडंबरों को पाखंड बताया, उसकी आलोचना करी, निंदा करी। चौथा क्या था कि तत्कालीन जीवन में आशावादी संचार। सिद्ध साहित्य का मूल्यांकन करते हुए डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है, जो जनता नरेशों को स्वच्छताचारिता, पराजय या पतन से त्रस्त होकर निराशावाद के गर्त में गिरी हुई थी, उसके लिए इन सिद्धों की वाणी ने संजीवनी का कार्य किया है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी क्या कहते हैं कि जो जनता नरेशों की यानी राजाओं की स्वेच्छाचारिता, पराजय या पतन से त्रस्त होकर या परेशान होकर निराशावाद के गर्त में गिरी हुई थी, उनके लिए इन सिद्धों की जो वाणी थी, उसने क्या काम किया है, उसने संजीवनी का कार्य किया है। उसने एक नई किरण दिखाई है। जीवन की भयानक व्यावसायिकता की अग्नि से निकालकर मनुष्य को महासुख के शीतल सरोवर में अवगान कराने का महत्वपूर्ण कार्य सिद्धों ने किया है, जो आगे चलकर सिद्धों में स्वैराचार्य फैल गया।
जिसका बुरा असर जनजीवन पर पड़ा। पांचवा क्या था? रहस्यात्मक अनुभूति। पांचवी विशेषता कौन सी थी? रहस्यात्मक अनुभूति। सिद्धों ने प्रज्ञा और उपाय यानी कि करुणा के मिलनोपरांत प्राप्त महासुख का वर्णन और विवेचन अनेक रूपों से किया है, जैसे नौका, वीणा, चूहा, हिरण आदि रूपकों का प्रयोग इन्होंने रहस्यानुभूति की व्याख्या के लिए किया। रवि, शशि, कमल, कुलिस, प्राण, अवधूत आदि तांत्रिक शब्दों का भी इसी व्याख्या के लिए हुआ है। ये सब शब्द इसी व्याख्या के लिए प्रयोग किए गए। कौन से? जैसे रवि, शशि, कमल, कुलिस, प्राण। डॉक्टर धर्मवीर भारती ने अपने शोध ग्रंथ सिद्ध साहित्य में, डॉक्टर धर्मवीर भारती का कौन सा ग्रंथ है? डॉक्टर धर्मवीर भारती का शोध ग्रंथ सिद्ध साहित्य में सिद्धों की शब्दावली की दार्शनिक व्याख्या कर उसके आध्यात्मिक पक्ष को स्पष्ट किया है। फिर छठा था श्रृंगार और शांतरस। श्रृंगार और शांतरस ये क्या है? हमारे सिद्ध साहित्य की विशेषता है। सिद्ध कवियों की रचना में श्रृंगार और शांतरस का सुंदर प्रयोग हुआ है। कहीं कहीं पर उत्थान श्रृंगार चित्रण मिलता है। अलौकिक आनंद की प्राप्ति का वर्णन करते समय ऐसा हुआ है। और सातवां क्या था? कि इसमें जन भाषा का प्रयोग हुआ है। कैसी भाषा का? जनता की या जन भाषा का प्रयोग हुआ है। सिद्धों की रचनाओं में संस्कृत और अपभ्रंश मिश्रित देसी भाषा का प्रयोग मिलता है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा इनकी भाषा को जन समुदाय की भाषा मानते हैं। डॉक्टर रामकुमार वर्मा क्या मानते हैं? कि इनकी जो भाषा है वो जन समुदाय की भाषा है। इसकी वजह से क्योंकि इसमें जन भाषा का प्रयोग किया गया है। जन भाषा को अपनाने के बावजूद जहाँ वे अपनी सहज साधना की व्याख्या करते हैं वहाँ उनकी भाषा क्लिष्ट बन जाती है। क्या बताया गया? कि जन भाषा को अपनाने के बावजूद भी जब वो अपनी सहज साधना की व्याख्या करते हैं तब वहां पर उनकी जो भाषा है वो क्लिष्ट बन जाती है, कठिन हो जाती है। सिद्धों की भाषा को हरिप्रसाद शास्त्री ने, किसने? सिद्धों की भाषा को हरिप्रसाद शास्त्री ने संधा भाषा कहा है। कौन सी भाषा कहा है हरिप्रसाद जी ने? हरिप्रसाद शास्त्री ने सिद्धों की भाषा को संधा भाषा कहा है। सांझ के समय जिस प्रकार चीजें कुछ स्पष्ट और कुछ अस्पष्ट दिखाई देती हैं, उसी प्रकार यह भाषा कुछ स्पष्ट और कुछ अस्पष्ट अर्थबोध देती है। यही मत अधिक प्रचलित है। इसमें क्या कहा गया? हरिप्रसाद शास्त्री ने कहा कि इनकी जो भाषा है संधा भाषा है। संधा मतलब सांझ की भाषा। सांझ के समय जिस प्रकार कुछ चीजें तो स्पष्ट दिखाई देती हैं लेकिन कुछ अस्पष्ट होती है, ठीक उसी तरह से इनकी जो भाषा है यानी सिद्धों की जो भाषा है वो कुछ स्पष्ट होती है और कुछ अस्पष्ट अर्थबोध करती है। और यही मत इनका सबसे अधिक प्रचलित रहा है। तो ये सारी विशेषताएं हो गई हमारी सिद्ध साहित्य की। फिर हम आगे बात करेंगे नाथ साहित्य और जैन साहित्य की। आज की क्लास में हमने आदिकाल को कितने भागों में बांटा गया और उनके कितने खंड किए गए उनके बारे में जानकारी करी है, और सिद्ध साहित्य के बारे में कि सिद्ध साहित्य क्या है और उसकी विशेषताएं कौन कौन सी हैं। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं कल आपको नई क्लास के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।